मेरे प्यारे दोस्तों आदाब। मैं तकमील अहमद, आपका पावर स्टडी यूट्यूब चैनल और पावर स्टडी ऐप में स्वागत है। मैं आपको पावर स्टडी का यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं और पावर स्टडी नाम का आपको कि प्ले स्टोर पर एक ऐप भी मिल जाएगा जो एजुकेशन ऐप है। वहां पे जब जाएंगे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद फिर क्या होगा कि उसको मतलब कि एक आपको बहुत सारे पावर स्टडी के ऐप मिलेंगे, लेकिन जो हमारा ऐप है वो हमारा ऐप आपका कि उसमें कि जो हमारा लोगो है वो ब्लैक है, हल्का तो उसमें ग्रीन पार्ट लगा हुआ है, तो आप उसी को लोड करेंगे। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक है कंपटीशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। जो ये टॉपिक है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ज़रा देखिए, यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कि साइटोलॉजी। हम शुरू कर रहे हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी किसे कहते हैं? जिसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान का किसे कहा जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत मतलब विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत या जीव विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब बात आती है एक कोशिका किसे कहते हैं? एक कोशिका मतलब कोशा उसको कहा मतलब कि कोशिका क्या है? जीवन की भौतिक और क्रियात्मक इकाई को, जीवन की भौतिक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है या कोशा कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि ये कोशिका किसे कहते हैं? अगर आपसे ये कहा जाए कि कोशिका को डिफाइन करिए, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो आप सिंपल कह देंगे कि कोशिका का एक मतलब कि सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन की एक भौतिक इकाई है। या आपका क्या फंक्शनल इकाई कह सकते हैं, क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। ये आपकी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपकी चीज़ें, अब आपके जहन में माइंड में एक चीज़ और आया होगा कि कोशिका को क्या सर कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको समझना है। तो ये कोशिका के अंदर क्या होते हैं कि केंद्रक होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी काय होता है, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम है कि फिर आपका कि वैक्यूल है, तमाम तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अब बात करने चल रहे हैं कि ये कोशिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपल एक कोशिका के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं ज़रा इसको फिर से ज़रा साफ़ करूँ जिससे और क्लियर होगा, जिसमें अब हमको समझने में आसानी होगी। तो इसको मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं इसको हम लोग कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो और आपको मुझे स्पेस मिल जाएगा आपको समझाने में। ये क्या है? ये आपकी कोशिका है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारी कोशा है या कोशिका के कोशा है। ये जो कोशिका होती है, कोशिका के सबसे बाहर की परत क्या होती है? इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। अब बात अगर क्वेश्चन ये आता है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, कोशिका के कौन से कोशिकांग को सबसे इम्पॉर्टेंट मानते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है केंद्रक। हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कि ये क्या है आपका कि केंद्रक है। केंद्रक देखिए, अब केंद्रक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम सिंपल बात करते हैं, केंद्रक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। यहाँ पे आपको समझना है कि क्या होते हैं। ये आपने देखा कि केंद्रक है। अब ये आपकी केंद्रक है जो आपके केंद्रक। अब बात आती है सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने किया था? तो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट, ये आपको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस के नाम से, हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ये इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट बीएन का मतलब होता है ब्राउन, याद करना। बीएन का मतलब क्या होगा? ब्राउन। एन का मतलब न्यूक्लियस, के मतलब कि ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अब बात आती है कि जो केंद्रक होता है वो कितनी लेयर का बना होता है? तो केंद्रक 2 लेयर का बना होता है। यहाँ पे अब मैं इसको ज़रा साफ करता हूँ। केंद्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। केंद्रक क्या होता है? 2 लेयर का बना होता है। एक बाहरी परत होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? आउटर
मेम्ब्रेन है, ये क्या है आउटर मेम्ब्रेन है। और ये वाला क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन के नाम से इनर मेम्ब्रेन है। अगर क्वेश्चन आता है कि केंद्रक कितनी झिल्ली का बना है तो क्या बताओ, केंद्रक 2 झिल्ली का बना होता है, आउटर मेम्ब्रेन और बाहरी मेम्ब्रेन का बना होता है। अब बात ये आती है केंद्रक में एक प्रकार का द्रव मिलता है, क्वेश्चन पूछ लेता है केंद्रक में कौन सा द्रव मिलता है तो क्या बताओगे, केंद्रक द्रव मिलता है। केंद्रक में क्या होता है, इस तरीके का आपका उसमें आपका पानी होता है या द्रव होता है या लिक्विड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, ये आपका केंद्रक द्रव है। अब यहाँ पे केंद्रक द्रव है, अब केंद्रक द्रव में ही आपके इसमें केंद्रक में फिर क्या होता है, केंद्रक में एक आपका कि गाढ़ा भाग होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिकाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिकाभ के नाम से जानते हैं। केंद्रिकाभ कहते हैं या केंद्रिका कहते हैं, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि केंद्रक 2 झिल्ली का बना हुआ है, एक बाहरी परत का बना हुआ है, एक अंदर की परत का बना हुआ है। केंद्रक में एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग केंद्रक द्रव कहते हैं या इसको इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक का जो आपका पानी होता है वहाँ पे एक गाढ़ा द्रव होता है, थोड़ा एक जगह पे क्या कंसंट्रेट, मतलब कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं या केंद्रिकाभ बोलते हैं, या हिंदी में केंद्रिकाभ कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, जो आपका न्यूक्लियस में होता है, इसी में क्या होता है, इसी न्यूक्लियोलस में आपके क्या होते हैं, राइबोसोम का निर्माण होता है। निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि आपका क्या है कि केंद्रक में क्या होता है कि केंद्रक में केंद्रिकाभ जो होती है, केंद्रिकाभ में राइबोसोम का निर्माण होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके कि 70 यस होते हैं, 70 यस होते हैं और क्या होते हैं, और 80 यस होते हैं। ठीक, ये आपको यहाँ पे समझना है। और फिर क्या होता है, केंद्रक में क्या देखना, जगह जगह पे कटी हुई लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पोर के नाम से जानते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है केंद्रक में और क्या होता है, केंद्रक में आपका डीएनए भी पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ मिलता है तो कहाँ बताओगे, तो ये मिलता है आपका केंद्रक के अंदर मिलता है, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको समझना होगा। ये हो गया, ये आपका इसी में क्या बनता है, राइबोसोम बनते हैं। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो ये आपका कटी लाइन है, कटी लाइन से क्या निकलता है, कटी लाइन से यहाँ से जो राइबोसोम 70S और 80S बनते हैं, यहाँ से निकलने के बाद फिर क्या होते हैं, ये बाहर आते हैं और केंद्रक की एक बाहरी परत से क्या लगा होती है, एक अलग प्रकार की एक अन्य प्रकार का क्या होता है कि आर्गन लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब आपको समझना है, ये क्वेश्चन आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे लगा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बाहरी परत से लगा होता है। अब बात आती है कि जो आपका यहाँ पे राइबोसोम यहाँ पे बना था, राइबोसोम यहाँ से होते हुए बाहर आएगा, बाहर जब आता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके चस्पा हो जाता है। यहाँ पे ये चस्पा हो गया, जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चस्पा हो जाएगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर राइबोसोम जाके नहीं लगा है उसको बोलते हैं स्मूथ। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER का शॉर्ट फॉर्म क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पे आकर राइबोसोम लगता है उसको बोलते हैं रफ, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
अब आपको यहाँ पे समझना है, ये क्वेश्चन ये आता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन का संश्लेषण आपका राइबोसोम पे होता है। हम सिंपल पूछता है, अगर पूछता है कि स्मूथ पे होता है कि रफ पे होता है, क्योंकि रफ पे क्या होता है आपका राइबोसोम लगा हुआ, इसलिए क्या होगा यहाँ पर इसी पे क्या होता है कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RER के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होता है प्रोटीन सिंथेसाइज होती है, क्या होती है सिंथेसाइज्ड होती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया कि दो आपको कंपाउंड के दो आर्गन के बारे में बात किया, एक केंद्रक के बारे में बात किया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया। राइबोसोम की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं बता दे रहा हूँ कि पैलाडे ने क्या कि पैलाडे ने 1950 में क्या किया था, 1950 में पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। और राइबोसोम बनता कहाँ पर है, हम ये बनता केंद्रिकाभ में बनता है। तो देखा कि आपने किस तरीके से प्रोटीन किस में बनती है, प्रोटीन बनती है राइबोसोम पर राइबोसोम कहाँ पर बनता है, केंद्रिकाभ में न्यूक्लियस में बनता है। प्रोटीन किस पर बनती है, प्रोटीन बनती है राइबोसोम पर बनती है। अगर इसमें पूछता है कि मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कि रफ पर, तो क्या बताओगे रफ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। ओके धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए आर्गन के साथ। ओके धन्यवाद।